करने वाले हैं लेक्चर नंबर 15 एंड नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है रेजोनेंस। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम देखेंगे रेजोनेंस क्या होता है, इसकी और कौन कौन से टाइप के रेजोनेंस होते हैं, ये कौन सी कंडीशंस पे ये अकर होता है, वो सब चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखते हैं रेजोनेंस। फॉर द अकरेंस ऑफ रेजोनेंस इन एनी सिस्टम 2 एनर्जी आर रिक्वायर्ड। मतलब ये कि अगर किसी भी सिस्टम में रेजोनेंस होगा उसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, 2 एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इंडक्टर इज हैविंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अपने जो इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, उसके अंदर इंडक्टर है एक, इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी होती है वो किसके फॉर्म में होती है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। सेकंड होता है हमारे पास कैपेसिटर इज हैविंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमारे पास कैपेसिटर है उसमें कैसी एनर्जी किसके फॉर्म में होती है, एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, और इंडक्टर में होती है मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं व्हेन 2 एनर्जी आर प्रेजेंट एट पर्टिकुलर फील्ड। जब ये 2 एनर्जी है, एक कौन सी मैग्नेटिक फील्ड वाली और एक दूसरी है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, जब व्हेन 2 एनर्जी आर प्रेजेंट एट पर्टिकुलर किसी एक फिक्स फ्रिक्वेंसी पे अगर वो प्रेजेंट है, पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी वाइड वेरिएशन आर प्रेजेंट इन द सिस्टम। जब दो फ्रिक्वेंसी एक टाइम पे मिलती है या इक्वल होती है तो उसमें क्या, उसकी वजह से क्या, एक उसमें एक अपने जो सिस्टम है ना उसमें एक वाइड वेरिएशन चेंज आता है। उस वाले जो वेरिएशन वाइड वेरिएशन चेंज है ना उसको क्या बोलते हैं अपन, रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अपन पास और क्या देखते हैं, इनमें और कौन सी टर्मिनोलॉजी है। इन नेटवर्क थ्योरी रेजोनेंस इज ए की फेनोमेना इन एसी सर्किट। एसी सर्किट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना वो क्या है, रेजोनेंस है ना। व्हेन 2 स्टोरेज एलिमेंट, दो क्या है, जब अपन लेते हैं 2 स्टोरेज एलिमेंट के लिए, कभी भी हमारे सर्किट के अंदर कोई सिंगल स्टोरेज एलिमेंट या इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, ठीक है, इन दोनों में से अगर कोई एक है तो हमारे पास कभी भी रेजोनेंस अगर नहीं होना होएगा। ठीक है, या अगर इंडक्टर हो या कैपेसिटर या और रेजिस्टर में कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं होती तो ये इसका होने से कोई वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा सर्किट के अंदर। ठीक है, इंडक्टर और कैपेसिटर के अंदर ही अपने पास क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है। एसी सर्किट विथ 2 स्टोरेज एलिमेंट, 2 स्टोरेज एलिमेंट कौन से, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, वेयर इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी के। जब हमारे सर्किट के अंदर इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल किसके बराबर हो रहा है, एक्सी के बराबर होता है, कॉजिंग द सर्किट टू बिहेव प्योरली रेजिस्टिव। तो ऐसे जब अपने पास एक्सएल किसके बराबर है, एक्सी के, तो हमारा सर्किट कैसे बिहेव करता है, प्योरली रेजिस्टिव बिहेव करेगा। एट ए स्पेसिफिक रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे, किसी पे एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी पे। ठीक है, अब वो फ्रिक्वेंसी कितनी होती है और उसको कैसे निकाल रहे हैं वो यहाँ देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे एक्सएल इक्वल टू एक्सी, एक्सएल को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल, और एक्सी को लिख सकते हैं 1 ओमेगा सी। ठीक, ओमेगा इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, और एल को इधर भेजेंगे तो ये होगा 1 सी। ठीक है, अगर स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, इधर अंडर रूट, स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट। तो ये रेडियन पर सेकंड में अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो कैसे लिखेंगे, ओमेगा इक्वल टू 1/√में LC। अगर इसको हर्ट्ज में लिखना है तो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2πf इक्वल टू 1/√में LC। ठीक है, एफ को कैसे पुट करेंगे, एफ इक्वल टू 1/2π√में LC। ये होता है अपने पास फ्रीक्वेंसी, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी किस में होती है, किस में है ये, हर्ट्ज में। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या दे रखा है, तो ऑक्सीलेटिंग करंट, ऑक्सीलेटिंग जो हमारे पास फ्लक्चुएशन, मतलब ऑक्सीलेट करना मतलब ये वाला चेंज, ऐसे ऑक्सीलेशन, द ऑक्सीलेटिंग करंट एंड वोल्टेज, कोई भी करंट आई या वोल्टेज एट ए पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी जैसे F0 पे विल बी मैक्सिमम, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी F0 पे ये करंट या वोल्टेज क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, इफ द फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू द सर्किट इज रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, जो मैक्सिमम है जिस फ्रिक्वेंसी पे हमारा करंट वोल्टेज, उस फ्रिक्वेंसी को क्या बोलते हैं अपन, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। ठीक है, रेजोनेंट सर्किट कंसिस्ट ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर दैट कैन टेम्पररी स्टोर ऑक्सीलेटिंग एनर्जी। जो हमारे पास ऑक्सीलेटिंग एनर्जी होती है ना, जो एनर्जी होती है, जैसे कि हमारा कैपेसिटर है वो हमारा इंडक्टर है, इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक में, एंड कैपेसिटर हमारा फॉर्म एनर्जी को स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ क्या क्या बोल इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। ठीक है, तब क्या होता है कि ऑक्सीलेशन होता है ना, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड को देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वापस इसको मैग्नेटिक फील्ड को देगी, मतलब वो ऑक्सीलेट करेगी एक दूसरे के पास, कभी इधर कभी ऐसे करके। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रेजोनेंस पे
और अब देखते हैं कि रेजोनेंस कितने टाइप के होते हैं। रेजोनेंस हमारे पास होते हैं दो टाइप के, एक होता है सीरीज रेजोनेंस सर्किट, सेकंड होता है हमारे पास पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। ठीक है, अभी तक हमने जो देखा वो कंडीशन ये देखी कि रेजोनेंट होने के लिए कितने क्या बोलते हैं कितने एनर्जी सोर्स की जरूरत होती है, दो एनर्जी सोर्स की होती है। हमारा इंडक्टर कैसी एनर्जी को स्टोर करता है, वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी को स्टोर करता है। कैपेसिटर कैसी एनर्जी को स्टोर करता है, वो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड टाइप की को। और क्वेश्चन क्या हो सकता है कि किसी भी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे जिस पे हमारा ऑक्सीलेटिंग वोल्टेज एंड करंट मैक्सिमम होगा, उस फ्रीक्वेंसी को क्या क्या बोलेंगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ठीक है, और हमारी जो अपने पास रेजोनेंस है ना, वो कौन सी कंडीशन होती है, जब हमारे इंडक्टर और कैपेसिटर का इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव कैपेसिटेंस क्या है, इक्वल है, तो हमारा सर्किट जो बनेगा वो प्योरली रेजिस्टिव बन जाएगा। और उसके ऊपर जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी वो फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सीरीज रेजोनेंट सर्किट को। ठीक है, in series resonant circuit the inductor and capacitor are connected in series with each other। मतलब R L and C किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। ठीक है, तो सर्किट रीच रेजोनेंस, सर्किट कब पहुंचेगा रेजोनेंस पे, सर्किट रीच रेजोनेंस व्हेन इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस के। जब हमारा सर्किट XL किसके बराबर हो जाएगा, XC के, तो हमारा सर्किट किस पे पहुंच जाएगा, रेजोनेंस पे पहुंच जाएगा। ठीक है, हमारे पास एक सीरीज RLC सर्किट है, तो यहाँ पे एक अपन पास क्या लगा दिया, एक अप्लाइड वोल्टेज लगाया कोई भी, B इक्वल टू BM साइन ओमेगा टी। ये अपन पास R है, ये XL है, ये XC है। ठीक है, R के अक्रॉस कोई वोल्टेज होगा वो VR होगा, XL के अक्रॉस कोई वोल्टेज होगा वो VL होगा, XC के अक्रॉस कोई वोल्टेज होगा वो VC होगा। ठीक है, यहाँ पे एक कोई भी इम्पीडेंस है, ये इम्पीडेंस को कैसे लिख सकते हैं, RLC में सीरीज में है तो R Z इक्वल टू R प्लस J XL, इसको बोलेंगे XL माइनस XC। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो क्या बोलते हैं इम्पीडेंस है ना, वो नेगेटिव में है। ठीक है, 90 जो, तो इसमें XL माइनस XC में लिखेंगे इसको। ठीक है, एट रेजोनेंस पे क्या होगा कि XL किसके बराबर है, XC के, तो ये दोनों बराबर है, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से Z क्या हो जाएगा, हमारा Z मिनिमम होगा, क्योंकि ये पार्ट हट ही जाएगा पूरा, तो Z हमारा मिनिमम होकर कितना हो जाएगा, Z मिनिमम इक्वल टू R। ठीक है, और I को हम कैसे लिखते हैं, I इक्वल टू क्या होता है, B अपॉन R। हमारे पास R मतलब या R लिखेंगे या Z लिखेंगे, जो भी हमारे पास इम्पीडेंस होगा। Z को क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, है ना। Z हमारा क्या है, वैल्यू, R आगे तो क्या है, मिनिमम वैल्यू, क्योंकि जो टोटल वैल्यू तो ये R प्लस J XL माइनस XC थी, ये वैल्यू इक्वल है, तो ये पार्ट हट जाएगा यहाँ से, तो Z कितना है, R के बराबर, और Z क्या हो जाएगा, जब R के बराबर है तो ये मिनिमम होगा। जब Z हमारा मिनिमम होगा, ये वैल्यू मिनिमम है, तो हमारा करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से हमारा करंट क्या आ गया, मैक्सिमम। At series resonance the impedance of the circuit is at इट मिनिमम वैल्यू पे। मतलब ये कि अगर ये बोला जाएगा कहीं भी हमारे सर्किट में कि अगर सीरीज रेजोनेंस है सर्किट है, तो उस वाले केस में हमारे पास इम्पीडेंस होगा वो कैसा होगा, इम्पीडेंस की वैल्यू हमारे पास मिनिमम होगी इन RLC सीरीज रेजोनेंस में। ओके, ये वाली कंडीशन। अब नेक्स्ट देखते हैं फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होता है, जो हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टिव पार्ट होता है ना, रिएक्टिव, जैसे कि Z इक्वल टू R प्लस J XL माइनस XC था, इसको अगर वोल्टेज के फॉर्म में लिखेंगे तो वोल्टेज VR प्लस J VL माइनस VC ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको P के फॉर्म में लिखेंगे तो P S इक्वल टू P प्लस J QL QC माइनस QL। ये अपने पास एक पार्ट है, ये पूरा इधर वाला जो J वाला पार्ट है ना, वो कौन सा पार्ट है, हमारा रिएक्टिव पार्ट है। कौन सा पार्ट है, रिएक्टिव पार्ट। इसमें क्या है कि जो रिएक्टिव वैल्यूज है ना, ये दोनों वो एक दूसरे के बराबर होंगी फॉर किस कंडीशन में, रेजोनेंस में। तो हमारे पास सेकंड कंडीशन वोल्टेज लिया, जो सीरीज में वोल्टेज ही लेते हैं, क्योंकि सीरीज का वोल्टेज है ना वो डिफरेंट होते हैं, उनको जोड़ के हमारे पास उसकी एक इक्वेशन बनी। तो इस वाले फोर रेजोनेंस पे क्या होता है कि जो BL है ना वो किसके बराबर होगा, BC के, तो VL इक्वल टू VC। B को कैसे लिख सकते हैं, जैसे B का फॉर्मूला होता है अगर ओनली रजिस्टर तो B IR, और अगर हमारे पास जैसे BL है, L हमारे पास इंडक्टर है, इंडक्टर की जो कोई भी वैल्यूज होती है उसको रजिस्टिव पार्ट में या ओम में कैसे लिख सकते हैं, XL। ठीक है, तो इसको क्या लगेंगे, IXL इक्वल टू, इसको BC को लगेंगे IXC। ठीक है, XL को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट L, और XC को लिख सकते हैं 1 ओमेगा नॉट C। ठीक है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट इधर भेज देंगे, L इधर भेज देंगे, तो ये जाएगा ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/√में LC, ये रेडियन पर सेकंड। अगर इसको फ्रीक्वेंसी में लिखना है, हर्ट्ज में लिखना है, हर्ट्ज में तो कैसे लिखेंगे, ये अपना 2π f0 लिख दिया, और f0 को इधर रख के अपन पास 2π को इधर भेज दिया, तो f0 इक्वल टू 1/2π LC इन हर्ट्ज में। ठीक है, ये अभी तक का हमारा फॉर्मूला हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं फेजर डायग्राम।
कि जो बी एल इक्वल टू वी सी, ये हमने कैसे लिखा, हमें कैसे पता लगा कि बी एल बी सी के बराबर है, वो चीज़ यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है, फेजर डायग्राम से। ए रेजोनेंस टू रिएक्टेंस आर इक्वल, दो रिएक्टेंस कौन से, एक्सएल इक्वल टू एक्सी, दो रिएक्टेंस क्या हो गए इक्वल, एंड कैंसलिंग द टू वोल्टेज रिप्रेजेंटिंग वी एल एंड वी सी मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट। ये जब इक्वल होंगे हमारे पास रिएक्टेंस, तो हमारे पास क्या होगा, जो वोल्टेज होंगे ना दो, तो बी एल बी सी वो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे और क्या होंगे, अपोजिट होंगे। अब कैसे देखते हैं ये, देयर वाई कैंसलिंग ईच अदर, इक्वल और अपोजिट, मतलब एक वैल्यू पॉजिटिव है, जैसे पॉजिटिव 5 ऊपर जा रहे हैं, पॉजिटिव 5 नीचे जा रहे हैं, अगर इनको यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि +5 और -5 क्या हो गया यहाँ पे 0। तो ये चीज़ यहाँ पे सेम चीज़ बोल रही है कि देयर वाई कैंसलिंग ईच अदर, मतलब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। देयर वाई द कैंसलिंग ईच अदर आउट बिकॉज विथ प्योर कंपोनेंट फेजर वोल्टेज आर ड्रॉ एट +90 और -90। कहना क्या चाहता है ये कि हमारे पास RLC सर्किट है, क्या RLC, ये R हो गया, ये L हो गया, ये हमारे पास C हो गया, ठीक है। इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज वो VR, इसके अक्रॉस BL और ये BC हो गया। हमारे पास एक अपन ने बनाया कि जैसे इसके अंदर कोई वोल्टेज जाएगा, तो क्या बोलते हैं, यहाँ से वोल्टेज सप्लाई दी तो यहाँ से कुछ करंट जाएगा, करंट जब हमारे पास किसी भी रजिस्टर पार्ट में जाएगा, आई करंट जा रहा है, टोटल करंट ही जा रहा है ना, क्योंकि इनमें सब में करंट सेम है, जो हमारे पास करंट आई गया तो R के अक्रॉस कोई वोल्टेज जनरेट होगा PR, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिया ये R को क्या लिया, बेस, क्या लिया, रेफरेंस, ये लिया हमारे पास यहाँ पे रेफरेंस, ठीक है। हमारे पास रजिस्टर के अंदर एक कंडीशन हमने जो पहले प्योर RLC जब पढ़ी थी, हमने देखा कि जो R के अंदर जो रजिस्टर के अंदर वोल्टेज और करंट किस फेस में होते हैं, 90 डिग्री, 0 डिग्री या -90 डिग्री, लैग या लीड कैसे, ये एक दूसरे के इन फेस में होते हैं जब हमारा प्योर रजिस्टर होता है। तो इसकी वजह से वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर क्या हो जाएगा, सेम फेस में रजिस्टर के, ठीक है। ये कंडीशन आके समझ में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम BL पे आते हैं। इंडक्टर में कोई करंट जब जाता है तो वोल्टेज उसके अक्रॉस जनरेट होता है, जो वोल्टेज इंडक्टर में आएगा वो वोल्टेज 90 डिग्री लीड करेगा, रेफरेंस करंट जो भी होगा ना उससे क्या कर रहा है, 90 डिग्री लीड कर रहा है। इसकी वजह से ये कंडीशन है कि इंडक्टर के अंदर जो क्या बोलते सीरीज इंडक्टर के अंदर जो करंट है ना वो 90 डिग्री लैग करेगा, करंट 90 डिग्री लैग करेगा, और क्या बोलते हैं, करंट 90 डिग्री लैग और वोल्टेज 90 डिग्री लीड, ठीक है। अगर लैग करता तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता, और अगर लीड कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। वोल्टेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वोल्टेज क्या करेगा, 90 डिग्री लीड करेगा, इसकी वजह से ये यहाँ पे हमारे पास इंडक्टर का वोल्टेज आ गया। अब थर्ड पार्ट आया हमारे पास कैपेसिटर का वोल्टेज। कैपेसिटर में अगर कैपेसिटर में हम बात करेंगे किसकी, करंट की, तो कैपेसिटर में जो करंट होता है, कैपेसिटर का जो करंट होता है वो रेफरेंस करंट, जो रेफरेंस वैल्यू होती है ना उससे 90 डिग्री लीड करता है, बट कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज 90 डिग्री लैग करेगा, इसकी वजह से ये 90 डिग्री लैग कर रहा है कौन, कैपेसिटर का वोल्टेज। अब यहाँ पे जो वोल्टेज है VL, ये वोल्टेज है BC, वो एक दूसरे के इक्वल है, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होगी, बट क्या होगी, एक दूसरे के अपोजिट होगी, इसकी वजह से ये दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसलिए इसको लिखेंगे BL इक्वल टू VC, ठीक है। अब समझ आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, in then series resonance VL equal to VC resulting reactive voltage R 0, इसकी जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो रिएक्टिव वोल्टेज क्या हो जाएगा 0, एंड द सप्लाई वोल्टेज, जो सप्लाई वोल्टेज मतलब जैसे कि अपन लिखा B इक्वल टू VR प्लस J VL माइनस VC, तो ये पार्ट क्या हो गया 0 हो गया, ये सप्लाई थी, ये वाली सप्लाई पार्ट। द सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, सप्लाई वोल्टेज पूरा किसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, ये क्या है हमारे पास, रजिस्टिव के अक्रॉस, ठीक है। अब समझ आ गया। तो VR क्या हो जाएगा, V सप्लाई के, दिस रीजन दैट सीरीज रेजोनेंस सर्किट आर ड्रॉ वोल्टेज रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंस कैसे क्या शो करता है, कौन से रेजोनेंस दिखाता है, वोल्टेज रेजोनेंस को। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में ये आए कि वोल्टेज रेजोनेंस कौन सा वाला रेजोनेंस होता है, वो होता है सीरीज रेजोनेंस को ही वोल्टेज रेजोनेंस बोलते हैं। सेकंड केस ये बोलते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास ये वोल्टेज जो है ना इक्वल BL इक्वल टू VC, ये वोल्टेज जो हमारे पास जो वैल्यू आई है, जो भी वोल्टेज की आई है, वो उन वोल्टेज होते हैं ना उनसे ज़्यादा होगी, इसलिए इसको ये भी बोलते हैं कि जो अपने पास वैल्यू है ना VL क्या हो जाता है हमारे पास Q फैक्टर BT या BR, जो भी सप्लाई वैल्यू है ना उसके मल्टीप्लाई क्वालिटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा, वोल्टेज किसके, इंडक्टर का या वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर का। तो इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, ये वाला RLC सीरीज रेजोनेंस को
वोल्टेज मैग्निफिकेशन, क्या बोलते हैं, वोल्टेज मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, ठीक है, ये वाला, ये वोल्टेज मैग्निफिकेशन के नाम से भी आ सकता है, वोल्टेज रेजोनेंस के नाम पे से भी आ सकता है, और केस ये भी पूछ सकते हैं कि इसके अंदर जो वोल्टेज होगा वो किसके रजिस्टर, पूरा ड्रॉप किसके अक्रॉस होगा, ओनली रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होगा, और वी आर जो वोल्टेज है वो किसके बराबर होगा, सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा, ठीक है। कंडीशन अब नेक्स्ट देखते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंट, इंडक्टिव रिएक्टेंस को कैसे लिखते हैं, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2πf। अगर यहाँ पे हमारे एक्सएल है, एक्सएल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्यों, और वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ले लिया अपन पास जो वाई एक्सिस है ना, उस पर तो लिया हमने एक्सएल, और एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया हमने, वाई, ठीक है, ये एक्स बाई एफ ले लिया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को ले लिया। ये एक दूसरे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब क्या है, ये एक्स कि ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, कैसे, लीनियरली, ठीक है। इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, लीनियरली वही होता है जो हमारे पास ओरिजिन पॉइंट से पास होता है, तो ठीक है, तो ये क्या लीनियरली हो गया ये वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, एक्सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी, 2πf, एक्सी हमारे क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, एफ के, और ये वाले को कैसे लिखेंगे अपन, ऐसे वाला, ये इसका डायग्राम, जो डायग्राम कैसे बनेगा, ग्राफ ऐसे वाला, ठीक है। ये हमारा एक्सी का है, ये हमारे पास एक्सएल का है। दोनों को जब हम मर्ज करेंगे सीरीज रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी में, दोनों मर्ज होंगे, तो एक्स टी जो टोटल क्या रिएक्टेंस है ना, और ये फ्रिक्वेंसी के है, तो इसमें देख रहे हैं कि ये ग्राफ हमारा क्या है, किस ग्राफ है, ये हमारा कैपेसिटर का ग्राफ है, ये ग्राफ हमारा किसका है, इंडक्टर का ग्राफ है, एक्सएल का, ठीक है। अब यहाँ वाले पार्ट में, ये वाले पार्ट में दोनों एक दूसरे से क्रॉस कर रहे हैं, जिस वाले पार्ट में एक्सएल किसके बराबर हो रहा है, एक्सी के बराबर, इस पॉइंट पे, तो ये वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे अपन, रेजोनेंट पॉइंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अब इन दोनों में, ये दोनों ग्राफों के कंपेयर करेंगे कि यहाँ पे इस वाले पार्ट में किसकी वैल्यू ज़्यादा है, एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल से, ठीक है। एक्सी जब ज़्यादा है तो ये पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, कैपेसिटिव, इधर वाला क्या हो जाएगा, कैपेसिटिव। इस इधर वाले में दोनों कंपेयर करेंगे तो कौन सा पार्ट ज़्यादा है, इंडक्टिव वाला, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सएल इक्वल टू एक्सी, तो ये कौन सा पार्ट है हमारे पास, इंडक्टिव, ठीक है। यहाँ तक कंडीशन समझ आ गई, ओके। ये एफ आर कैसे लिखेंगे, दोनों इक्वल है, एक्सएल इक्वल टू एक्सी, तो उसकी वजह से यहाँ पे एफ आर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी इक्वल टू 1/2π अंडर रूट में एलसी, हर्ट्ज में, अगर इसको रेडियन पर सेकंड में लिखना है तो 1/ अंडर रूट में एलसी यहाँ तक लिख सकते हैं। अब यहाँ ये जो ग्राफ बना है रिएक्टेंस का, वो सिंपल ऐसे ही तो बना है, ये वाला ग्राफ, यहाँ तो कोई रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ये वाली, और इधर कैपेसिटिव है, इधर इंडक्टिव है, उसको ही यहाँ पे सिंपल ऐसे बनाया है। इम्पीडेंस इन सीरीज रेजोनेंस सर्किट में, इम्पीडेंस के फॉर्म में ये इम्पीडेंस ले लिया, यहाँ पे हमारे क्या है, फ्रिक्वेंसी है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे कोई रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी आ गई, ये जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे हमारे पास जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी है, उस वाले केस में जेड क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा, क्योंकि किसके बराबर होगा, आर के बराबर, सिंपल वही चीज़ बोली है कि जेड मिनिमम और वो है आर के बराबर, ये हमारे पर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। इधर जो वैल्यू आएगी वो कैपेसिटिव आएगी, और इधर जो वैल्यू आएगी वो इंडक्टिव आएगी, ठीक है। अभी जो आगे भी क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं तुम्हारे, जो आगे हम क्वेश्चन करेंगे ना इनके एमसीक्यू, उसमें भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बट ये डायग्राम्स जो अपने बनाए हैं ना ग्राफ्स, उनको याद रखना, जो हमारे क्वेश्चन आएंगे उनमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करेगा ये, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देख रहे हैं, अभी हमने देखा ग्राफ किसके बीच में देखा, इम्पीडेंस जेड एंड एफ के बीच में, ठीक है, पहला। अब नेक्स्ट ग्राफ देखेंगे हम बीच में, इम्पीडेंस एंड ओमेगा, सेम वही बोला है, सेम कि एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ओमेगा एल इक्वल टू 1/ओमेगा सी, एंड जेड क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू आर, और ये मिनिमम है, वही कैपेसिटिव, इधर वाला पार्ट कैपेसिटिव हो गया क्योंकि ये ऐसा है, और ये इंडक्टिव, तो ये वाला पार्ट कौन सा, कैपेसिटिव, और ये वाला पार्ट कौन सा, इंडक्टिव। ये यहाँ पे क्या है, जेड इक्वल टू आर के बराबर, ये हमारे पास रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होगी। अब थर्ड हमारा ग्राफ बन रहा है करंट एंड फ्रिक्वेंसी के बीच में। अब करंट फ्रिक्वेंसी के बीच में यहाँ पे देखेंगे कि करंट कैसे है, मोड करंट आई इक्वल टू वी अपॉन जेड लिख सकते हैं। जेड हमारी वैल्यू क्या है, मिनिमम, जेड जब हमारी मिनिमम होगी तो करंट क्या होगा हमारे पास, मैक्सिमम होगा। तो आई वेरी अपोजिट टू जेड, जेड के अपोजिट में वेरी करेगा, अगर जैसे कि अगर जेड मिनिमम होगा तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो एक दूसरे के क्या काम कर रही है, अपोजिट में, ठीक है, सिंपल समझ आ गया स्टेटमेंट। यहाँ देखो कि जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि ये वाला हमारे पास होता है, क्या बोलते हैं, इस वाले पॉइंट पे जेड मिनिमम है, तो इस वाले पॉइंट पे जब करंट के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये ऐसा होगा, उल्टा, ठीक, उल्टा ग्राफ कैसे बनेगा, करंट यहाँ मिनिमम है तो यहाँ करंट मैक्सिमम होगा, यहाँ ये मिनिमम मैक्सिमम है तो ये मिनिमम होगा, ठीक है, सिंपल ऐसे। ये वाला ये करंट के रेस्पेक्ट, करंट और ओमेगा के बीच में हमारा ग्राफ बना,
यहाँ पे करंट हमारा मैक्सिमम होगा I इक्वल टू वी अपॉन जेड। ये अपन पास I क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, I क्या है मैक्सिमम। जब I को हम लिखेंगे हाफ पावर फ्रिक्वेंसी पे, हाफ पावर फ्रिक्वेंसी पे लिखेंगे तो किस में लिखेंगे इसको, बी जो भी वैल्यू है ना उसको √2 कर देंगे I की, है ना। तो I मैक्सिमम को, I मैक्सिमम जो है, I मैक्सिमम ये वाली I मैक्सिमम अपॉन √2, ठीक है। I मैक्सिमम को क्या लिख सकते हैं, B अपॉन जेड, और ये √2 इधर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा, I एट हाफ पावर फ्रिक्वेंसी पे P अपॉन अंडर रूट में 2 R, R क्या है, जेड मिनिमम, और ये है हाफ पावर फ्रिक्वेंसी पे, और जब पावर हमारी क्या है P/2 होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ग्राफ है फेस एंगल एंड ओमेगा के बीच में, कि एंगल कैसे बनेगा। फेस एंगल का फॉर्मूला होता है हमारे पास tan phi इक्वल टू जो रिएक्टिव पार्ट है एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये हमारे पास इसको ओमेगा के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, ये बार लिख दिया, tan इनवर्स इक्वल टू ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर हो गया। अब एट ओमेगा की वैल्यू अगर 0 पुट करी, ये 0 हो गई, ये 0 हो गई, ठीक है, ये 0 ये 0 ही है, यहाँ 0 ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो tan की पावर इन्फिनिटी है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो tan इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या रहती है -90, तो ये हो जाएगा -90 की वैल्यू, ये होगा -90। जब हमारी वैल्यू क्या है ओमेगा 0 पे, ठीक है, ओमेगा 0 पे है, तो हमारे पास ओमेगा 0 पे हमारी वैल्यू क्या है कि -90, ठीक है, ये वाला। जब हमारा ओमेगा इन्फिनिटी पे है, जैसे ये वाला, तो हमारी फाई क्या होगी, फेस एंगल की वैल्यू कितने की, प्लस, मतलब पॉजिटिव 90 पे, ठीक है। ये इधर वाला जो ओरिजिन, ये और ये वाला पार्ट ऐसे बन गया, फिर ये वाला ग्राफ ऐसे। अब यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगी, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, इधर जो वैल्यू आएगी वो कैपेसिटिव या कैपेसिटिव आएगी, और ये पावर फैक्टर कौन सा होगा, लीड, क्योंकि कैपेसिटर की वजह से जो पावर फैक्टर होता है वो कौन सा होता है, पावर फैक्टर लीडिंग पावर फैक्टर होता है, कौन सा, लीडिंग पावर फैक्टर। और इंडक्टर की वजह से जो पावर फैक्टर होता है वो कौन सा होता है, लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है। यहाँ तक ये समझ आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे पास एडमिटेंस y और ये है ओमेगा के बीच में। हमारे पास ये किसके अपोजिट होता है, हमारे पास तो इम्पीडेंस के है, ठीक है। इम्पीडेंस ये हमारे पास जेड है, ये जेड, ये ओमेगा, इसके जस्ट अपोजिट बना दिया उल्टा करके, हमारे पास क्या हो जाएगा, जो अपने पास y क्या होता है 1/जेड, जेड आर है तो y क्या हो जाएगा 1/r, ठीक है, ये वाला। तो इसका ग्राफ ये बन गया। यहाँ पे ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है, ये एक दूसरे के y वेरी इन अपोजिट टू जेड, जेड के अपोजिट में वर्क करेगा, ठीक है। नेक्स्ट और कंडीशन देखते हैं। अब प्रॉपर्टी देख रहे हैं इसकी कि प्रॉपर्टी क्या क्या है जो यहाँ पे डिस्कस करनी है। ये प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज RLC रेजोनेंट सर्किट की। पॉइंट नंबर 1, जेड को कैसे लगेंगे, जेड इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी एट रेजोनेंस पे एक्सएल इक्वल टू एक्सी, तो जेड क्या हो जाएगा, एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा 0, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, जेड इक्वल टू आर, ठीक है। जेड मिनिमम इक्वल टू आर, इम्पीडेंस विल बी मिनिमम, इम्पीडेंस की वैल्यू क्या हो गई है, मिनिमम हो गई है, ठीक है। करंट विल बी मैक्सिमम, और करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, तो आई मैक्स इक्वल टू वी एस अपॉन जेड मिनिमम। जेड मिनिमम को क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये मिनिमम है तो ये क्या वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। अब जब ये मैक्सिमम होगी तो ये दोनों एक्सएल इक्वल टू एक्सी तो कट गया, ओनली क्या बचा आर, आर की जो पावर फैक्टर, आर में क्या होता है वी एंड आई क्या हो जाते हैं, इन फेस में होते हैं। जब वी और आई इन फेस में होते हैं तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉस का ये 0, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 को क्या बोलते हैं यूनिटी पावर फैक्टर। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 जब होगी, जब हमारे पास रेजोनेंस होगा उस वाले केस में पावर फैक्टर क्या हो जाएगा यूनिटी, क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टिव पार्ट है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे एक्टिव कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज का, एक्टिव कंपोनेंट क्या है, बी आर, वोल्टेज किसके इक्वल है, सप्लाई वोल्टेज के। नेट रिएक्टिव वोल्टेज, ये तो एक्टिव पार्ट है और ये रिएक्टिव पार्ट, रिएक्टिव पार्ट क्या हो जाएगा वी एल माइनस वी सी इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आर ग्रेटर देन सोर्स वोल्टेज, मतलब बी एल और बी सी जो वैल्यू है वो किससे ज़्यादा है, बी एस से, जो सप्लाई दे रहे हैं उस वोल्टेज से भी ज़्यादा वोल्टेज है। हेंस दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज वोल्टेज मैग्निफिकेशन। इस फेनोमेना की वजह से ये वोल्टेज, इस वाले जो ये वाला जो है ना वोल्टेज, इसको क्या बोलेंगे, जो रेजोनेंस है, इस वाले जो RLC सीरीज रेजोनेंस को हम बोलेंगे वोल्टेज मैग्निफिकेशन या वोल्टेज रेजोनेंस, ठीक है। सीरीज रेजोनेट सर्किट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेप्टर सर्किट, और इसको दूसरे नाम से जाना जाएगा, वो नाम है हमारे पास एक्सेप्टर सर्किट, वोल्टेज मैग्निफिकेशन सर्किट या वोल्टेज रेजोनेंस, ठीक है। अब इसकी कुछ कुछ एप्लीकेशंस है, वो एप्लीकेशन को यहाँ डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर बी,
सीरीज रेजोनेंस RLC फेनोमेना इज कॉज इन, ये जो RLC वाला है वो ऑक्सीलेटर में होता है, बैंड पास फिल्टर में होता है, ट्यूनिंग सर्किट में होता है, या इंडक्शन हीटिंग में होता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर में क्या है, इसके पहले फॉर्मूला देखते हैं और फिर आगे देखेंगे। क्वालिटी फैक्टर बताता है कि हमारा जो क्या बोलते हैं, जब हमारे पास बैंड पास करेंगे ना, इसमें कितनी अच्छी क्वालिटी से हमारे पास जो भी वैल्यू आ रही है ना वो कितनी सेलेक्टिव आ रही है, ठीक है, उसके सेलेक्टिव वैल्यूज के, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर इज द 2 पाई, ये रहा 2 पाई टाइम्स, ठीक है, मल्टीप्लाई टाइम्स मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट टू पावर डेसिपेट पर साइकिल, कितनी मैक्सिमम वैल्यू स्टोर हुई है किसके रेस्पेक्ट में, पावर डेसिपेशन के रेस्पेक्ट में, वो हमारा क्या है, क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं क्यू को कि रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ सर्किट अपॉन एक्टिव कंपोनेंट ऑफ सर्किट को ही हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। दोनों फॉर्मूला सेम है, ठीक है। इसमें भी जो हम लिखेंगे ना कोई भी वैल्यू की रिएक्टिव पार्ट को की वैल्यू जो आएगी वो उसको रेस्पेक्ट में किसके, एक्टिव पार्ट में। एक्टिव पार्ट जो होता है हमारे पास जो वैल्यू जैसे Z इक्वल टू R प्लस J XL माइनस ये XL माइनस X, ये रिएक्टिव पार्ट है, ये एक्टिव पार्ट है, ठीक है, इसके रेशियो। अब यहाँ पे देखते हैं एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन ऑफ क्वालिटी फैक्टर फॉर RLC रेजोनेंस सर्किट के लिए I इक्वल टू क्या होता है, IM sin ओमेगा टी। अगर इसको BC के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो VC को कैसे लिखेंगे, BC इक्वल टू 1/C अंडर इंटीग्रेशन I dt, ठीक है। तो 1/C I dt 1/C इंटीग्रेशन कर रहे हैं, I की वैल्यू क्या है, IM sin ओमेगा टी ये दिया, ठीक है। इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ये बाहर आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा IM बाय IM C, ठीक है। अब इसका जो अपन साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगा साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ठीक है। उसकी वजह से ये ओमेगा यहाँ आ गया, कॉस ओमेगा टी ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन RLC सर्किट में WE जो टोटल एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, 1/2 LI स्क्वायर। एल क्या है, किसकी एनर्जी है, ये किसी वजह से इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी है, ये कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी है, ठीक है। 1/2 L तो वहाँ सेम वैल्यू रखेंगे, I की वैल्यू क्या है, IM sin ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस 1/2 C, BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, BC की वैल्यू यहाँ से रख लो, C को माइनस IM अपन ओमेगा C cos ओमेगा टी का स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/T L तो L है, ये स्क्वायर में चल जाएगा तो IM स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 1/2, ये माइनस है तो जब स्क्वायर हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास C IM स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। अब यहाँ पे जो C था ये वाला C या C से जो स्क्वायर वाला C एक C कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बच जाएगा क्या बोल दिए, कैंसिल हो गया, तो बचेगा हमारे पास क्या बोलते C IM स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर C कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देखो अपन ने यहाँ पे देखी, जैसे कि 1/2 L IM स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यहाँ तक देख लिया। अब नेक्स्ट देख रहे हैं हम हमारे पास L है, ठीक है। ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/√में LC। ओमेगा नॉट को अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/LC लिखेंगे इसके। L की वैल्यू क्या होती है, अब यहाँ पे L इधर ले लिया और ओमेगा नॉट को इधर भेज दिया, तो L इक्वल टू 1/ओमेगा नॉट स्क्वायर C, ठीक है। अब इससे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो वैल्यू है ना हमारे पास ये तो कट गया है, तो 1/ओमेगा नॉट का स्क्वायर C जो वैल्यू है ना, इसको हम पूरे पार्ट को क्या लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं, ठीक है। आप समझ आ गया। तो इस वाले पार्ट को L लिखने के 1/2 L, ये वाला पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला L हो जाएगा, ठीक है। तो ये L लिख दिया और बचा जो सेम लिख दिया L IM स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब यहाँ से ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो 1/2 LIM स्क्वायर और ये कॉमन हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये हो जाएगा V जो टोटल एनर्जी है ना स्टोर्ड वो कितनी हो गई है, 1/2 LIM स्क्वायर, ठीक है। अब जहाँ पे मैक्सिमम जो वैल्यू स्टोर्ड है टोटल वो हो जाएगी 1/2 LIM स्क्वायर, ठीक है। और नीचे है जो वैल्यू डेसिपेट हुई है, कितनी कोई टाइम पीरियड में वैल्यू डेसिपेट हुई है वो चीज़ को यहाँ लिखेंगे, तो ये वैल्यू होगी क्या होते हैं पावर, और कितने टाइम के पीरियड में तो वो टाइम पीरियड लिख देंगे, ठीक है। तो 2 पाई तो अपना आगे फॉर्मूला में था, कितनी एनर्जी स्टोर हुई है टोटल ये रखी 1/2 LIM का स्क्वायर अपॉन I P को कैसे लिख सकते हैं, P को लिख सकते हैं अपन I स्क्वायर
आर, ठीक है। और आई को जो भी कोई भी वैल्यू अपन लेते हैं किसी सर्किट में, वो कौन सी वैल्यू लेते हैं, आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस को क्या लिखेंगे, आई एम अपन अंडर रूट में 2 और इसका स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर और आर हो गया। टाइम पीरियड को कैसे लिख सकते हैं अपन, 1/f, ठीक है, लिख दिया 1/f। ये तो ये हो जाएगा 2 पाई, ये 2 पाई यहाँ पे है, ये 1/2 एल आई एम स्क्वायर, ये हो जाएगा आई एम का स्क्वायर अपॉन 2 आर 1/f। आई एम से ये आई एम कट गया और 2 से ये वाला 2 कट गया, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बचा, ये बचा हमारे पास, और एफ ऊपर चल जाएगा तो 2 पाई LF ठीक है। और ये वाला अपने पास जो पार्ट है, ये वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं, और ये एल बच गया और अपन आर। तो हमारे पास जो क्वालिटी फैक्टर आया वो हमारे पास RLC का वो आया ओमेगा एल अपॉन आर, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला। अब ये हमारे पास Q इक्वल टू ओमेगा एल अपॉन आर बच गया। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट करी 1/√में LC डॉट एल अपॉन आर, ठीक है। यहाँ से ये कट गया रूट वाला, तो हमारे पास जो सीरीज के अंदर क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू, अगर ये वाली वैल्यू में ऐसे वाले फैक्टर में देखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, एल से एल कट गया तो 1/r, ये बाहर आ जाएगा √में L/C, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना, ठीक है। तो Q क्या होता है सीरीज के अंदर, सीरीज RLC रेजोनेंस में, ठीक है। पर Q इक्वल टू 1/r √में L/C, ओके। अब नेक्स्ट और कैसे निकाल सकते हैं हम क्वालिटी फैक्टर को। क्वालिटी फैक्टर का हमने सेकंड फॉर्मूला बताया कि जो रिएक्टिव पार्ट, रिएक्टिव वैल्यू जो भी होगी ना, रिएक्टिव वैल्यू दो वैल्यू है हमारे पास, BC और क्या होगा BL, ठीक है। यही तो है दो रिएक्टिव वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन एक चीज लिख दी यहाँ पे BL अपॉन BR, ये रिएक्टिव वैल्यू, ये एक्टिव वैल्यू, ठीक है। ये BL अपॉन BR है। BL को कैसे पुट और कैसे लिख सकते हैं, IXL लिख सकते हैं ना, और इसको IR लिख सकते हैं BR को, ठीक है। I से I कैंसिल है क्योंकि सीरीज में है। XL को क्या लिख सकते हैं, अब ये XL है या XC होगा, ठीक है। XL को अपन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा सी, क्या ओमेगा एल, और ये आर हो गया। या इसको अगर XC की बात करेंगे तो XC को लिख सकते हैं 1/ओमेगा CR। ये हमारा क्या है, हमारे पास वैल्यू है किसकी, क्वालिटी फैक्टर की। ये कैसे भी फॉर्म में देख सकते हैं, BL/BR में ले सकते हैं, BC/BR दे सकते हैं, या अगर ये IXL की फॉर्म में देखेंगे तो IXL/R दे सकते हैं, या XC/R दे सकते हैं। अगर XC इनको भी सॉल्व फॉर्म में लिखा तो OL/R दे सकते हैं, या 1/ओमेगा CR दे सकते हैं, ठीक है। ये सारे फॉर्मूला किसके, क्वालिटी फैक्टर के, ठीक है। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट एट हाफ पावर फ्रिक्वेंसी पे, जब हमारी पावर क्या हो रही है, हाफ, ठीक है। उस वाले केस में जैसे कि आई होता है, आई मैक्सिमम, जो हाफ पावर फ्रिक्वेंसी पे ये √2 कर देंगे, ठीक है। आई मैक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, आई मैक्स को हम लिखते हैं B/Z मिनिमम, ठीक है। और Z मिनिमम की वैल्यू होती है B/R, ठीक है। R तो लिखते हैं, जब आई मैक्सिमम B/R यही है, तो अगर इसको अपन √2 कर रहे हैं, इसको √2 करेंगे तो यहाँ पे भी तो √2 मल्टीप्लाई होगा, ये वाला, तो क्या हो जाएगा B/, किसके बराबर हो जाएगा, B√2R। तो ये क्या है, नीचे वाला पार्ट Z है, तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, √2R। ये Z की वैल्यू हमारे पास √2R होगी, किसमें, हाफ पावर फ्रिक्वेंसी में। एट हाफ पावर फ्रिक्वेंसी Z इक्वल टू √2R। अब समझ आ गया वो कैसे आया। और Z को अपन लिखेंगे Z इक्वल टू R प्लस J ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C, ये लिख सकते हैं। मोड मोड इसका इनका क्या कर दिया, मोड कर दिया मोड पॉट में, जिसमें कि हम प्लस माइनस दोनों इक्वल करेंगे। इक्वल टू अंडर रूट में इसका अंडर रूट लिया मोड करने पे, R² प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा C²। कब केस वाले केस में, ये हाफ पावर फ्रिक्वेंसी के केस में। इसकी जो जेड की वैल्यू रख दी यहाँ पे अंडर रूट में 2R इक्वल टू अंडर रूट में R² प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा C²। अगर ये वाले अगर स्क्वायर को हटाना है, अंडर रूट को हटाना है, तो दोनों पार्ट को स्क्वायर कर देंगे। दोनों पार्ट को स्क्वायर करा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू, ये रूट हट गया तो R² प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा C² हो गया, ठीक है। ये वाले इसको क्या लिखेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ गया, ये R² हो जाएगा इक्वल टू R² प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा C² हो गया। इनमें से ये वाला R इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, R² इक्वल टू ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा C² हो गया। यहाँ से ये जो पार्ट है ना ओमेगा का, ये स्क्वायर अगर हटेंगे यहाँ से तो ओमेगा एल क्या हो जाएगा, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा C इक्वल टू प्लस माइनस R, ठीक है। ये वैल्यू बच गई है हमारी, ठीक है, हाफ पावर फ्रिक्वेंसी पे। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एट लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, इसमें क्या बोल रहे हैं कि एक्सएल ग्रेटर देन XC, ठीक है। इसमें कोई भी जो वैल्यू है तो हाफ, इसमें क्या है कट ऑफ इधर की साइड में, जैसे कि हमने यहाँ पे ये वैल्यू दी हमारी, ठीक है, ये वाली, ये हमारे पास एक रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे थी, यहाँ पे इधर वाला पार्ट इंडक्टिव था, इधर वाला पार्ट हमारे पास क्या कैपेसिटिव था, ठीक है।
जब इधर इंडक्टिव में होगा तो एक्सएल ग्रेटर देन होगा एक्सी से, और जब हमारे पास कैपेसिटिव ज़्यादा होगा तो एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल हो गया। अब यहाँ पे दो पार्ट आएंगे, कौन कौन से, क्या बोलते हैं हमारे पास प्लस और माइनस, किसकी को वो एक दूसरे को अंडर रूट किया है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं इसको इसको ओमेगा एल जब इंडक्टिव लेंगे तो ये वाला आर है वो कौन से लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। तो ओमेगा 1 L-1/ओमेगा C इक्वल टू माइनस आर, ये लिख लिया, ये हमारे पास लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, ठीक है। इन दोनों में से एलसीएम लिया, ओमेगा 1 सी को क्या बोल दिया, एलसीएम लिया, तो इधर वाला पार्ट क्या चल जाएगा, इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ओमेगा 1² LC माइनस ये क्या आ जाएगा 1 ये बचेगा इक्वल टू आर, ये ठीक है, यहाँ तक हो गया ये वाली। अब नेक्स्ट टर्म जब हमें ये वाले ओमेगा ये वाला ये पार्ट को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा 1² LC माइनस 1 इक्वल टू माइनस आर ओमेगा 1C, ठीक है, ये हो गया। अब ये हमारे पार्ट इधर इसको इधर भी ले आएंगे तो ओमेगा 1² LC माइनस 1 प्लस ये प्लस हो जाएगा इधर आके आर ओमेगा 1C इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ओमेगा 1 को क्या लिया, कॉमन लिया, तो ये बच गया हमारे पास ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये वाला पार्ट प्लस है ना, प्लस आर सी, ये दोनों आर सी L/LC और ओमेगा 1 ये -1/LC, ठीक है, ये हो गया इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो हमारे पास LC वाला था इधर, इसको LC को 0 के इधर भेज देंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बच गई, C से C कैंसिल हो गया, तो ओमेगा 1² प्लस R/L ओमेगा 1 माइनस 1/LC का स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई है। जब हमारे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम क्या निकाल लेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करके, लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक ये हमारे पास सॉल्विंग फार्मूला है x1 निकालने के लिए -v प्लस माइनस अंडर में b² माइनस 4ac, जब इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वाली है अपॉन 2a, इसमें पुट करेंगे सारी वैल्यू, तो हमारे पास b वैल्यू क्या है, ये वाला, तो माइनस R/L प्लस माइनस अंडर में R/L का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लिकेशन ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1/LC, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये दोनों प्लस हो जाएंगी, ये इसकी वजह से प्लस हो गई, और ये अपन आएगा 2 और ए की वैल्यू है 1, ठीक है, ये हो गया। अब ये वाला जो 2 है ये वो इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा -R/2L प्लस माइनस अंडर में R/ ये जो L अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा अपन पास स्क्वायर में जा रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे 2L लिख सकते हैं ना, R/2L का स्क्वायर प्लस, जब ये इधर जाएगा तो ये भी 4 जाएगा, तो 4 को यहाँ पे तो ये 4 जा रहा है अंदर जा रहा है, तो 4 को 2² भी तो लिख सकते हैं, जैसे कि ये 2² लिखा है, सेम यहाँ पे 4 इधर जाएगा तो 4 से 4 कैंसिल, तो ओनली 1/LC बच गया। तो ओमेगा की वैल्यू जो हमारे पास है लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की वो है हमारे पास, ये डायरेक्ट भी याद रखना, सीरीज RLC में अगर लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी बोलेंगे तो हमारा इसका फॉर्मूला है -R/2L प्लस माइनस अंडर में R/2L का स्क्वायर प्लस 1/LC, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हमारे पास है लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, अब देख रहे हैं हम हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को, ठीक है। ओमेगा 2L माइनस 1/ओमेगा 2C इक्वल टू क्या वो इक्वल टू किसके है, प्लस आर के, ठीक है। अब ये हमारे पास हमको कैसे पता लगेगा, ये हमें कैसे पता लगेगा ये प्लस वैल्यू है या ये वैल्यू माइनस है, ठीक है। हमने ये वाली चीज़ यहाँ पे लिखी, जो हमारे पास ये वाला पार्ट है, ये वाला इस वाले ये इसमें क्या है, ये रेजोनेंट पे है, इधर जो वैल्यू है वो XC है, क्या है, XC ग्रेटर देन है XL से, और हमारे पास ये वाला सेम इक्वेशन दे रखी है, जब हमारी XC ज़्यादा है, मतलब XC ज़्यादा ये वाला पार्ट ज़्यादा है इससे, तो इधर जो वैल्यू बचेगी, अगर ये वाला नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है, और नेगेटिव वाली वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमारे पास इधर क्या रिजल्टेंट क्या बचेगा, नेगेटिव भी तो बचेगा कि -5 था, ठीक है, और पॉजिटिव हमारे पास 2 है, तो इधर जो बचेगा रिजल्टेंट वो 3 तो बचेगा, माइनस का तो बचेगा, इसकी वजह से ये यहाँ हमने क्या लिया था, इसको चूज करा था -R। अब यहाँ नेक्स्ट पार्ट में हम देख रहे हैं सेकंड हाई पावर फ्रिक्वेंसी में, ये वाला इधर तो क्या है क्या एक्सएल ग्रेटर देन है, जब एक्सएल ग्रेटर देन है तो एक्सएल में से तो जा रहा है, जब पॉजिटिव में से पॉजिटिव हाई में से नेगेटिव कोई वैल्यू जाएगी तो पॉजिटिव बचेगी, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये क्या वैल्यू आएगी, पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे वो सेम चीज़, यहाँ पे एलसीएम लिया, ये ओमेगा 2C, ये इधर जाएगा तो किससे गलती हो जाएगा, ओमेगा 2 का स्क्वायर LC माइनस 1 इक्वल टू प्लस आर, ये हो जाएगा ओमेगा 2 का स्क्वायर LC माइनस 1 इक्वल टू आर, ये इधर मल्टीप्लीकेशन हो गया ओमेगा 0 C हो गया, तो ये ओमेगा 2 स्क्वायर LC माइनस 1 इक्वल टू आर
ओमेगा 2c, ठीक है। अब इसको अगर हमारे पास ये वाले पार्ट को इधर इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 स्क्वायर LC माइनस 1, और ये भी माइनस हो जाएगा R ओमेगा 2c इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से एलसीएम बाहर कॉमन लिया ये वाला पार्ट, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस इस वाले पार्ट में जाएगा तो RC ओमेगा नॉट ओमेगा 2 अपॉन LC माइनस 1 अपॉन LC इक्वल टू 0। ये वाला पार्ट इधर चल जाएगा तो 0 में चल जाएगा, तो ओमेगा क्या इक्वेशन बचेगी हमारे पास, ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस R अपॉन L ओमेगा 2 माइनस 1 अपॉन LC इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन है। इसको सॉल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं, हमारी हाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को, ठीक है। तो वही सेम फॉर्मूला लगा दिया, माइनस वी प्लस माइनस वी स्क्वायर माइनस 4LC, बी की वैल्यू है पहले से ही, माइनस की वैल्यू है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस वी R अपॉन L प्लस माइनस अंडर रूट में R अपॉन L का स्क्वायर प्लस, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4LC अपॉन 2A। इसको जब अंदर चल जाएगा ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ओमेगा 2 इक्वल टू R अपॉन 2L प्लस माइनस अंडर R अपॉन 2L, क्योंकि इधर हो जाएगा तो वो स्क्वायर फॉर्म में जाएगा तो R अपॉन 2L, और ये 4 जाएगा तो 4 से 4 कैंसिल, तो हमारे पास इक्वेशन बच गई ये वाली, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, ये तो हमने लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की वैल्यूज देख ली, लोअर एंड हाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की वैल्यू देख ली ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को। अब देखते हैं कि हमारी जो बैंडविड्थ होती है वो क्या होती है। जैसे कि हमने पास एक वैल्यू देखी, हमारे पास हाई ये क्या बोलते हैं, हाफ पावर फ्रिक्वेंसी पे यहाँ पे कोई वैल्यू थी, ठीक है, और यहाँ पे F1 था, यहाँ पे F2 था, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास रेजोनेंट है। हमारी बैंडविड्थ क्या होती है, जो जो F1 और F2 है ना हमारे पास हाफ पावर पे, उनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो हमारी क्या है, बैंडविड्थ, ठीक है। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू क्या होती है, बैंडविड्थ। इसको क्या बोलते हैं, डेल ओमेगा या बैंडविड्थ, ठीक है। ओमेगा 2 की वैल्यू है R अपॉन 2L प्लस माइनस अंडर रूट में R अपॉन 2L स्क्वायर प्लस 1 अपॉन LC, ये है। और ओमेगा 1 की वैल्यू है माइनस अंडर रूट में माइनस R अपॉन 2L प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा R अपॉन 2L स्क्वायर प्लस 1 अपॉन LC। इसमें ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, ओनली ये वाला पार्ट R अपॉन 2L और माइनस माइनस प्लस अपन R अपॉन 2L। ये इसको जब अपन लिखेंगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2R अपॉन 2L, R से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बैंडविड्थ क्या बच गई, R अपॉन 2 R अपॉन L ओनली, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सेम, कि बैंडविड्थ का डायरेक्ट अगर फॉर्मूला पूछ लेंगे तो और एल और आर और एल की वैल्यू दे रखी है तो कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट आर अपॉन एल से, ठीक है। और अगर हमारे पास अदर कोई फॉर्मूला है, अगर कोई फ्रिक्वेंसी दे रखी है हायर कट ऑफ और लोअर कट ऑफ की, दोनों को डिफरेंस निकाल के अपन बैंडविड्थ निकाल सकते हैं। या हमारे पास रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी और क्वालिटी फैक्टर दे रखा है तो एफ आर अपॉन क्यू करके हम क्या निकाल सकते हैं, बैंडविड्थ निकाल सकते हैं। या आर अपॉन एल दे रखा है तो हम बैंडविड्थ निकाल सकते हैं, ये रेडियन में दे रखा हुआ। अगर हमको हर्ट्ज में निकालना है तो आर अपॉन 2 पाई एल करके हम क्या निकाल सकते हैं, हम बैंडविड्थ निकाल सकते हैं हर्ट्ज में, ठीक है। अगर हमें वहाँ पे बैंडविड्थ दे रखी है, बैंडविड्थ क्या डेल ओमेगा बैंडविड्थ दे रखी है और रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी दे रखी है, दोनों केस दे रखे हैं, उस केस में हमें पूछे तो हम कैसे निकाल सकते हैं, उसमें हम लिखा कि ओमेगा 1 लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी में कैसे निकालेंगे, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी माइनस डेल ओमेगा बैंडविड्थ अपॉन 2, ठीक है, ये करके। या ओमेगा नॉट माइनस आर अपॉन, ये क्या आर अपॉन क्या है, बैंडविड्थ है, तो बैंडविड्थ अपॉन 2 सेम चीज, ठीक है। और अपर ये लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के लिए अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है, सेम ये हो गया। अब इसकी कुछ समरी है वो देखते हैं यहाँ पे। समरी सीरीज रेजोनेंस की, फॉर रेजोनेंस टू अकर इन एनी सर्किट, रेजोनेंस अकर होता है किसी सर्किट में, उसकी क्या कंडीशंस है, इट मस्ट हैव एटलीस्ट वन इंडक्टर एंड वन कैपेसिटर। तो उसके लिए एटलीस्ट वन इंडक्टर एंड वन कैपेसिटर होना कंपलसरी है, ठीक है। सेकंड केस है, रेजोनेंस इज द रिजल्ट ऑफ ऑक्सीलेशन इन एसी सर्किट। एसी सर्किट में ऑक्सीलेशन का ही रिजल्ट क्या है, रेजोनेंस। एज स्टोर्ड एनर्जी इज पास फ्रॉम इंडक्टर टू कैपेसिटर। इसमें क्या होता है रेजोनेंस में कि इंडक्टर की जो स्टोर्ड एनर्जी है ना वो कैपेसिटर में जाएगी, कैपेसिटर की स्टोर्ड एनर्जी किस में जाएगी, इंडक्टर में जाएगी, ये एक दूसरे से ऐसे ऑक्सीलेट होती रहती है, ठीक है। थर्ड केस है, एट रेजोनेंस अकर व्हेन एक्सएल इक्वल टू एक्सी, जब हमारे एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर होती है तो क्या हो जाता है, रेजोनेंस होता है। द इमेजिनरी पार्ट मतलब जे वाला पार्ट वो किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर। थर्ड है हमारे पास, एट रेजोनेंस द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू आर के। रेजोनेंस पे सीरीज में आर जेड किसके बराबर है, आर के, और ये किसके है, क्या है, मिनिमम है। लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, जब हम बात करें लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी में तो इधर वाला पार्ट कैसा है, कैपेसिटिव, एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल से
दिस गिव द सर्किट लीडिंग पावर फैक्टर। जब लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी में हमारे पास कौन सा पावर फैक्टर होता है, लीडिंग पावर फैक्टर, क्योंकि इधर साइड हमारे पास कौन सी वैल्यू होती है, कैपेसिटिव, ठीक है। और हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हमारे कौन सी वैल्यू ज़्यादा होती है, इंडक्टिव, तो हमारे पास कौन सा वाला पावर फैक्टर होता है, लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द हाई वैल्यू ऑफ करेंट एट रेजोनेंस, क्योंकि हमारे पास प्रोड्यूस वेरी हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस दिस इंडक्टर एंड कैपेसिटर, क्योंकि हमारे पास एक केस तो हमारे पास ये है कि वोल्टेज जो इंडक्टर कैपेसिटर में वो ज़्यादा होता है, दूसरा केस हमारे पास ये है कि जेड हमारा क्या होता है, मिनिमम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस ऑफ रेजोनेंट सर्किट का इज शार्प रेजोनेंट पीक, मतलब जहाँ पे रेजोनेंट होता है वहाँ पे हमारी वैल्यू है ना वो शार्प रेजोनेंट मतलब सेलेक्टिव होती है या एक हाई पीक वैल्यू जैसी होती है, ठीक है, ये वाली। बिकॉज द इम्पीडेंस इज मिनिमम, जहाँ पे इम्पीडेंस क्या है, मिनिमम, करंट की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी, ठीक है। सीरीज रेजोनेंस सर्किट और ऑल्सो कॉल्ड एक्सेप्टर सर्किट बोल सकते हैं, वोल्टेज मैग्निफिकेशन बोल सकते हैं, या वोल्टेज रेजोनेंस बोलते हैं। BC या BL इक्वल टू QBT, अगर कोई BT वोल्टेज दे रखा है, टोटल वोल्टेज, या BS दे रखा है और क्वालिटी फैक्टर दे रखा है, हमें BL BC की वैल्यू निकालनी है तो हम डायरेक्ट अप्लाई करके निकाल सकते हैं, QBT को मल्टीप्लाई करके हम BL BC की वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके। सेकंड है हमारे पास रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। Q का जो पार्ट है क्वालिटी फैक्टर का वो कैसे होता है, रिएक्टिव पार्ट अपॉन एक्टिव पार्ट। रिएक्टिव पार्ट कौन से, VL और VC होते हैं, और एक्टिव पार्ट BR होता है। और बैंडविड्थ क्या होती है, R अपॉन L होती है। Q की वैल्यू कैसे निकालते हैं, IXL में लिख सकते हैं इसको, इसको IR लिख सकते हैं, I से I कैंसिल, XL अपॉन R लिख सकते हैं, XL को ओमेगा नॉट L लिख सकते हैं अपॉन R, ठीक है, ये हो गया। हमारी जो वैल्यू है ओमेगा, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है इसको ओमेगा नेट की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दी अपन ने, तो इसकी ओमेगा नॉट की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट में LC और L अपॉन R, R से L कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन R अंडर रूट में L अपॉन C, ये हमारे पास रेजोनेट क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू आ गई है। बैंडविड्थ को कैसे लिख सकते हैं, FR अपॉन Q या ओमेगा W2 माइनस W1 इक्वल टू R अपॉन L, ये सब चीज़ इसकी फॉर्मूलाज हो गई, ठीक है। अब हम देखेंगे रेजोनेंस के कुछ क्वेश्चंस जिसको यहाँ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द बैंडविड्थ व्हेन RLC सर्किट हैज़ क्वालिटी फैक्टर, जब हमारे RLC सर्किट में क्वालिटी फैक्टर Q कितना है 120, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी FR कितना है 180 किलो हर्ट्ज, ठीक है, ये है। तो बैंडविड्थ क्या होगी, बैंडविड्थ का फॉर्मूला है हमारे पास FR अपॉन Q। FR की वैल्यू कितनी है हमारे पास 180 10³ अपॉन Q की वैल्यू 120, ठीक है, इससे ये कट गया 3, ये 2 बार कट गया, और तो हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास 1.5 किलो हर्ट्ज, ठीक है, आंसर ए आएगा। ये फॉर्मूला लगा दिया FR अपॉन Q, इसको सॉल्व किया तो 1.5 किलो हर्ट्ज हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ए सीरीज RLC सर्किट हैज़, R की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 50 ओम, L की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 50 माइक्रो हर्ट्ज, और C की वैल्यू देखिए 2 नैनो फैरेड, ठीक है। रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पूछिए, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी को कैसे निकालते हैं, और ये निकालिए हर्ट्ज में, ठीक है। तो हर्ट्ज में कैसे निकालते हैं, F0 इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट में LC, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करो और हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो आंसर आ जाएगा। F0 इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट में L की वैल्यू कितनी है 50 10⁻⁻6 इंटू 2 10⁻⁻9, ठीक है, ये हो गया। इनको सॉल्व किया तो 1/2 पाई अंडर रूट में ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया इनको, तो क्या हो जाएगा 100, मतलब 10⁻2 इंटू इन दोनों को इनको जोड़ दिया तो 10⁻⁻15, ठीक है, 1/2 पाई, और इसको सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻13, तो ये होगा हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज आएगी इसकी सॉल्व करके 0.5 मेगा हर्ट्ज, ठीक है, ये वाली। इसको एक बार सॉल्व भी कर लेना, खुद कैलकुलेट करके देख लेना साथ साथ में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये वाला, सीरीज RLC सर्किट विल हैव यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर कब होता है, जब हमारा सर्किट क्या है रेजोनेंट पे है, रेजोनेंट Z इक्वल टू R, उस वाले केस में हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी होगी वो क्या होगी, रेजोनेंट में फ्रिक्वेंसी बोलिए, अगर हर्ट्ज में पूछेंगे तो कैसे लिखेंगे, अगर नॉर्मल पूछेंगे अपन फ्रिक्वेंसी तो ओमेगा नॉट में तो 1/√में LC होगा, वो वाली कोई कैसे, ये कैंसिल है, ये कैंसिल है, ये कैंसिल है। अगर हर्ट्ज में पूछेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 पाई अंडर में LC, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा D, ठीक है, ये हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करेंट इन RLC सीरीज सर्किट है, रेजोनेंस पे करंट क्या होता है I इक्वल टू V अपॉन जेड, जेड मिनिमम होता है तो करंट क्या होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू होगी। करंट इन RLC सीरीज सर्किट रेजोनेंस पे क्या होगा मैक्सिमम होगा, क्योंकि जेड हमारे पास क्या होगी यहाँ पे मिनिमम होगी, ठीक है, ये वाला। अब RLC सीरीज रेजोनेंट सर्किट Q की वैल्यू कितनी है
15, क्यू क्या है हमारे पास 15, एंड सोर्स बी एस कितना, बी एस दे रखा है 50 वोल्ट। वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट रेजोनेंस पे, रेजोनेंस पे वोल्टेज अक्रॉस क्या बोलते हैं, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज पूछा है, तो कैसे निकाल सकते हैं? ये हमारे निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो क्योंकि वोल्टेज मैग्नीफिकेशन की तरह काम करता है, वीसी और बीएल को निकालना होता है, तो वी क्यू जो और बीटी, ठीक है। बीटी क्या होती है हमारे पास, सप्लाई वोल्टेज होता है। क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्यू की वैल्यू हमारे पास 15, तो ये 15 हो गया। बीटी की वैल्यू कितनी है, या बी एस की वैल्यू 50, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 0, 25/2 और ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आएगा ए 750, ठीक है आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, द करेंट इन RLC सीरीज सर्किट एट रेजोनेंस पे, रेजोनेंस पे करंट क्या होती है, मैक्सिमम, क्योंकि जेड क्या होती है, मिनिमम होगी। और ये सारे क्वेश्चन है ना वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो JN के क्वेश्चन है ना, वो कैसे क्वेश्चन बनेंगे इस वाले टॉपिक में, कौन से, रेजोनेंस वाले टॉपिक में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ये देख रहे हैं 7 वाला, इन RLC सीरीज सर्किट द फेस एंगल, फेस एंगल क्या होता है, tan phi इक्वल टू रिएक्टिव पार्ट, रिएक्टिव पार्ट क्या होता है इसमें, XL माइनस XC लिख सकते हैं, और ये रिएक्टिव पार्ट, ठीक है। इसको फाई को लिखेंगे तो फाई इक्वल टू tan इनवर्स भी चल जाएगा इधर, XL माइनस XC अपॉन R, ठीक है। तो इसमें कौन सा पार्ट है, ये C वाला। ये सीरीज RLC सर्किट, R की वैल्यू है 1000, L की वैल्यू है ये क्या 100 और C की वैल्यू है 10 पिको फैरेड। सप्लाई वोल्टेज V की वैल्यू दे रखी है बी 100, तो कैलकुलेट बैंडविड्थ, ठीक है। बैंडविड्थ पूछिए यहाँ पे, बैंडविड्थ, और बैंडविड्थ का फॉर्मूला होता है R अपॉन L, क्योंकि सीरीज में R की वैल्यू कितनी दे रखी है 1000 और L की वैल्यू दे रखी है ये वाला क्या बोलते हैं 100, ये दो कट गया तो बैंडविड्थ कितनी आ गई 10 रेडियन पर सेकेंड, तो आ जाएगा ये ऑप्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन है ये वाला, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी RLC सीरीज सर्किट ड्रॉ मैक्सिमम करंट ड्यू टू द, किस रीजन की वजह से ये मैक्सिमम करंट ड्रॉ करता है। ए ऑप्शन है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टेंस रिएक्टेंस, क्योंकि XL की वैल्यू किसके बराबर होती है, XC के, जिसकी वजह से Z क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, और जब R वैल्यू क्या बोलते हैं R के बराबर होगा तो क्या होगा, मिनिमम होगा, तो इसकी वजह से जब B अपॉन Z मिनिमम है तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, तो आंसर ये हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है इम्पीडेंस इज मोर, इम्पीडेंस अगर ज़्यादा होता है तो करंट तो मिनिमम होता है ना, तो ये ऑप्शन गलत ही है। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज, क्या वोल्टेज BC BS के बराबर होता है, नहीं, BC BL के बराबर होता है, ये भी गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देख रहे हैं जो 10 नंबर का है, ए RLC सीरीज सर्किट हैज रजिस्टर 6 ओम, XL क्या है 8 ओम, और XC है हमारे पास 16 ओम। जेड पूछा है तो जेड कैसे निकाल सकते हैं, R प्लस जे XL माइनस XC, ठीक है। इसको अंडरूट करेंगे तो मॉड निकालेंगे तो अंडरूट में करेंगे तो कैसे करेंगे, R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, जो भी आएगा वो हमारा जेड आ जाएगा। जेड क्या हो जाएगा अंडरूट में, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस XL क्या है 8 माइनस 16 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस ये दोनों जाएगा तो माइनस का 8 का स्क्वायर, ठीक है। ये 36 प्लस 64 प्लस में हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा, 100 का अंडरूट करेंगे तो 10 आ जाएगा, आंसर ए हो गया, ठीक है ये वाला। अब ये वाला हमारा जो सीरीज रेजोनेंस वाला टॉपिक है ना, चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक सीरीज रेजोनेंट, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऐसी वीडियो आपको आगे चाहिए तो ज़रूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ओके, थैंक यू।